बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो अपना फर्स्ट पेपर है, राजनीतिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा और विचारक, उसमें अपन ने अपनी अभी तक बहुत सारे चीजों का अध्ययन किया, खासकर प्लेटो अरस्तु से लेकर, और जो आदर्शवाद की विचारधारा है उससे जुड़े हुए जितने भी प्रमुख विचारक हैं, चाहे वो हिगेल हो या कांट हो, बोसांके हो, रूसो हो, है ना, इनके विचार के बारे में, ग्रीन हो, इनके विचार के बारे में अपन ने विस्तार से समझने का प्रयास किया कि आदर्शवाद के बारे में इनके विचार क्या है, और आदर्शवाद का अर्थ भी कुल मिलाकर अपन ने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार ये राज्य को बहुत उच्च स्थान प्रदान करते हुए एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करता रहा है। तो इन सभी विचारकों के जो विचार हैं, यद्यपि इनमें मत भिन्नताएं हैं, कई सारी इनके अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन इनके जो मतों के आधार पर आदर्शवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत, अब एक ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि आदर्शवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करें, है ना। तो उस आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कौन कौन से बिंदु अपने को देखने होंगे, इसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं कि आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आदर्शवाद, जो दो प्रकार के आदर्शवादों की चर्चा होती है, एक तो उदारवादी आदर्शवाद, एक उग्रवादी आदर्शवाद। तो उन सबके आधार पर एक संकलित रूप में अगर हम लिखने का प्रयास करें तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, उसको बिंदुवार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले, राज्य एक नैतिक संस्था है, ये सर्वमान्य है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, और आदर्शवाद राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, चाहे वो रूसो का मत हो या हेगल का मत हो या ग्रीन का मत हो। राज्य को एक नैतिक संस्था माना जाता है, और व्यक्ति के सामाजिक जीवन और उनके समस्त नैतिक उत्थान के लिए राज्य को जो है वो एक सर्वोच्च नैतिक स्थान प्रदान किया गया है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास, अपने समस्त व्यक्तित्व का नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्तित्व का विकास राज्य में ही कर सकता है। इसलिए आदर्शवादियों के अनुसार राज्य हमारे नैतिक विकास विचार का ही एक मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है ना। राज्य में रहकर अनैतिक और मूर्ख व्यक्ति भी नैतिक, बुद्धिमान और विवेकशील बन जाते हैं। जैसे समाज में व्यक्ति परिवार, मंदिर और अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति नैतिक व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी एक नैतिक संस्था है ना। और इसलिए बोसांके कहता है कि राज्य एक नैतिक विचार का मूर्त रूप है ना। और जो राज्य है वो विश्वव्यापी संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। तो नैतिकता की पराकाष्ठा पर ले जाते हैं ये हमारे जो आदर्शवाद के सिद्धांत है। दूसरा जो है बिंदु इसका, वो है राज्य की आज्ञा पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। अब रूसो अचानक से ध्यान आता है इसमें, क्योंकि रूसो कहता है, रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है कुल मिलाकर वो यही है कि राज्य की आज्ञा पालन होनी चाहिए, क्योंकि अंततः राज्य हमारे नैतिक विचारों का ही समुच्चय है, का ही एक सामूहिक रूप है, और हमने ही उसको बनाया है। इसलिए यदि हम अपने स्वतंत्रता को रियलाइज महसूस करना चाहते हैं तो राज्य की आज्ञा पालन स्वाभाविक है। राज्य की आज्ञा की अवहेलना किसी भी प्रकार से नैतिक व्यक्ति के लिए सही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जैसे कुरूपता के अभाव का अर्थ सुंदरता नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बंधनों के अभाव का अर्थ स्वतंत्रता नहीं होता। इसलिए बंधन जो होते हैं वो नैतिक बंधन होते हैं, और इसलिए राजकीय बंधनों द्वारा ही स्वतंत्रता के मूल लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्वतंत्रता पर बंधन नहीं होगा तो केवल ऐसी स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का ही विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा। इसलिए यदि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता को महसूस करना है तो राज्य की आज्ञा का पालन करना ही होगा, और मनुष्य की स्वतंत्रता से अपनी जो आशय है वो है समाज के प्रति कर्तव्यों की पालना से, और जिससे समाज में व्यक्ति अपना उचित स्थान पा सके। बारकर कहता भी है कि मानवीय चेतना से स्वतंत्रता का जन्म होता है, और स्वतंत्रता अपने उपभोग के लिए कुछ अधिकार चाहती है, अधिकार अपनी रक्षा हेतु राज्य की मांग करते हैं। तो राज्य की आज्ञा तो चाहिए, चाहे आपको अधिकार अपने सुरक्षित रखने हो या स्वतंत्रता को महसूस करना। ठीक है। तो तीसरा बिंदु है वो है राज्य साध्य है साधन।
राज्य साध्य है, साधन है। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि सभी आदर्शवादी राज्य को एक साध्य मानते हैं, राज्य को ही अंतिम उद्देश्य मानते हैं, व्यक्ति तो एक उस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है ना। और इसलिए प्लेटो से लेकर और बाद में हेगेल और रूसो तक वो कहता है कि राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य की तुलना में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति तो एक टूल यंत्र के भांति है, एक साधन है ना। और इसलिए व्यक्ति को राज्य के अधीन रहना चाहिए। आदर्शवादी राज्य ये कहता है कि व्यक्ति राज्य के अधीन इसलिए रहेगा क्योंकि राज्य में ही उसका विकास संभव है, उसने खुद ही राज्य को एक ऐसा मूर्त रूप प्रदान किया है जो उसके हित में है, इसलिए राज्य की अवहेलना नहीं हो सकती, है ना। और सामान्य इच्छा इसलिए व्यक्तियों की इच्छा सामूहिक आदर्श इच्छाओं का योग होते हुए भी वो निरंकुश संप्रभु है। ठीक है। चौथा बिंदु है कि राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं। अब कई लोग ये कहते हैं कि आदर्शवाद जो है व्यक्ति को गौण स्थान प्रदान करता है, राज्य को महत्व ज्यादा देता है, इसलिए राज्य और व्यक्ति में एक विरोधाभास हो जाता है। व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करे इसलिए राज्य को निरंकुश बनाया गया, तो व्यक्ति और राज्य में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। लेकिन आदर्शवादियों का कहना है कि राज्य और व्यक्तियों में कोई अंतर या विरोध नहीं है। उनके अनुसार राज्य और व्यक्ति के लक्ष्य समान है, राज्य ही व्यक्ति का परम हितैषी है। राज्य की आवश्यकता मनुष्य की प्रकृति में पाई जाती है, और क्योंकि राज्य और व्यक्ति दोनों का ही जो उद्देश्य है वो है एक सफल नैतिक जीवन की अभिव्यक्ति, और व्यक्ति बनाम राज्य इसलिए एक आर्टिफिशियल कृत्रिम अवधारणा है जो कि एक अस्वीकार्य है ना। इसलिए राज्य और व्यक्ति में विरोधाभास नहीं है। चूंकि व्यक्तियों का विकास राज्य में होता है इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्य को तो प्राथमिकता देनी ही होगी। ठीक है। एक अन्य बिंदु है, पांचवा बिंदु इसी आदर्शवाद का, वो है राज्य का आधार बल नहीं है, इच्छा है। जैसा कि ग्रीन कहता है कि राज्य का वास्तविक आधार इट्स नॉट फोर्स बट विल ऑफ द पीपल, है ना। यानी कि आधार बल नहीं, फोर्स नहीं, बल्कि इच्छा है। और इसी से निकल कर आता है आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा जो है निकल कर आती है, जिसको हम लेजिटिमेसी यानी वैधता के नाम से जानते हैं। यानी राज्य की आज्ञा पालन के लिए व्यक्तियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, व्यक्ति स्वयं ही उसको स्वीकार करता है, उसको बलपूर्वक राज्य स्वीकार नहीं करवा सकता। जब व्यक्ति राज्य की आज्ञा की पालना स्वतः करने लग जाएगा तो लेजिटिमेसी, राज्य की लेजिटिमेसी, राज्यादेश की वैधता अपने आप स्थापित हो जाएगी। यदि जहां ऐसा नहीं होता, राज्य बलपूर्वक करवाने का प्रयास करता है अपनी आज्ञा का पालन, तो वहां पर लेजिटिमेसी नहीं होती, फिर विद्रोह होता है, फिर हिंसा होती है, फिर अशांति होती है, अराजकता होती है। और इसलिए हिंसा आधारित राज्य जो है वो अस्थायी होता है। इसलिए रूसो और ग्रीन ये सभी कहते हैं कि जो व्यक्तियों की इच्छा है वह जिसको कि रूसो ने सामान्य इच्छा का है, वह ही राज्य की आज्ञा पालन का आधार है, और यही होना चाहिए। शक्तिशालियों का अधिकार कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है, ऐसा रूसो कहता है। और इसलिए मनुष्य को शक्ति के सम्मुख आवश्यकता के अनुसार कारण ही झुकना पड़ता है ना। इसलिए राज्य इच्छा पर आधारित है, राज्य को तो इच्छा पर आधारित माना जाना चाहिए। राज्य की वैधता, लेजिटिमेसी वहीं से ओरिजिनेट करती है। ठीक है। एक अन्य बिंदु है वो है राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य समान, यानी नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य अलग अलग नहीं है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। और क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कांट ने कहा भी है कि मानव कर्तव्य का संबंध उसकी अंतः चेतना से होता है, और राज्य मानव के आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। तो इसलिए राज्य के प्रति व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य भी होता है, जो नैतिक कर्तव्य होता है वही कुल मिलाकर राजनीतिक कर्तव्य है। ठीक है। एक और बिंदु है आदर्शवाद का, वो है अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा। अब अधिकार जो है व्यक्ति को चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार चाहिए, अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आदर्शवादी अधिकारों के लिए, व्यक्ति के अधिकारों के लिए राज्य को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि राज्य ही अधिकार प्रदान करता है, और राज्य की संस्था यानी संविधान और शासन ही अधिकारों की संरक्षण करते हैं। इसलिए राज्य जो है वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिससे अधिकार सुरक्षित हो, अधिकार व्यक्तियों को मिले। और ग्रीन इसलिए कहता है कि हर एक नैतिक मानव अधिकारों की योग्य है। नैतिक मानव जो राज्य की आज्ञा के आदेश पर पालन करता है और अपने कर्तव्य से वो
आदर्श राज्य की स्थापना में अपना योगदान देता है और इसे राज्य एक नैतिक राज्य अधिकारों का जन्मदाता भी माना जाता है। फिर इससे इतर एक और बिंदु ये है, वो है कि राज्य सर्वशक्तिमान है, यानी राज्य कुल मिलाकर निरंकुश ही है, सर्वशक्तिमान कह लें। राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य एक नैतिक संस्था है। व्यक्तियों का नैतिक विकास राज्य में संभव है और व्यक्तियों को अपने ही नैतिक विकास, अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो राज्य कुल मिलाकर ऐसी बातें करके आदर्शवाद जो है वो व्यक्ति को निरंकुश राज्य के, ऐसा आरोप लगता है कि जाल में फांसता है। राज्य एक निरंकुश संस्था है। फिर एक और बिंदु है कि राज्य का जो मुख्य कार्य है वो जीवन के माध्यमों को, साधनों को सरल बनाना है। ये स्पष्ट है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करे, उसके सुविधाओं की व्यवस्था करे, उसके सुखी जीवन की व्यवस्था करे। और इसलिए ग्रीन कहता है, ग्रीन जो है वो कहता भी है कि राज्य अगर अपने नागरिकों के ऐसे जीवन की समस्या का समाधान करने में विफल होता है तो फिर व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध भी जाने का अधिकार है ना। यद्यपि रूसो ये अधिकार नहीं देता है। तो ये राज्य का मुख्य काम ही है व्यक्ति के जीवन को प्रशस्त करना। फिर राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि है। अब रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा क्या है, तो वे सभी समाज के सभी व्यक्तियों के सामूहिक इच्छा, आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप, ये ना। तो ये सामान्य इच्छा का प्रकटीकरण है। एक और बिंदु है, राज्य का अपना लक्ष्य था व्यक्तित्व, यानी राज्य का एक अपना व्यक्तित्व, जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, राज्य का भी अपना एक नैतिक व्यक्तित्व है। और जो नैतिक व्यक्तित्व है वही व्यक्ति को राज्य में रहने की के लिए बाध्य करता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास उस राज्य में ही संभव है। इसलिए इस राज्य का अपना व्यापक नैतिक व्यक्तित्व है, अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, जिसके कारण से वो उसका लक्ष्य जो है वो कहीं व्यापक होता है। ये बिंदु जो है वो कुल मिलाकर आदर्शवाद के की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर प्रश्न अगर इस तरह से आए तो आप इसको लिख सकते हैं।